हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पर आपका स्वागत करती हूं। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी होम साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके बिहार एस्टेट के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से, इंसुलिन का स्त्रावण होता है। तो आप लोगों को ये बताना है कि इंसुलिन का स्त्रावण कहाँ से होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, यकृत द्वारा, सेकंड ऑप्शन है अग्नाशय द्वारा, थर्ड ऑप्शन है जठर द्वारा एंड लास्ट ऑप्शन है जीहा द्वारा यानी कि जीभ द्वारा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अग्नाशय द्वारा। तो जो इंसुलिन होता है ना, इंसुलिन का स्त्रावण कहाँ से होता है? अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज से। कहाँ से होता है? पैनक्रियाज से होता है। क्लियर है आपको ये? और मैं आपको ये बता दूं कि इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है इंसुलिन? एक पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा? पेप्टाइड हार्मोन है। और जो अग्नाशय है किससे? जो पैनक्रियाज के अंतःस्रावी भाग और लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा सेल से, किससे? बीटा सेल से स्रावित होता है। किससे? बीटा सेल से स्रावित होता है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। ठीक है, क्या करता है? यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है? पैनक्रियाज से होता है। और यह एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो लैंगरहंस की दीपिकाओं की बीटा सेल से स्रावित होता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन का आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से कि पुराने व संगीन गुर्दा यानी कि किडनी रोग के मरीज को निम्न प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए। आप लोगों को ये बताना है कि जो किडनी रोग के पेशेंट है उसको किस प्रकार की डाइट दी जानी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अधिक प्रोटीन युक्त यानी कि हाई फाइबर डाइट एंड सेकंड ऑप्शन है हमारा कम प्रोटीन युक्त यानी कि लो फाइबर डाइट एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा अधिक कार्बोज युक्त यानी कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कम कार्बोज व अधिक कैलोरी युक्त डाइट। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि कम प्रोटीन युक्त डाइट। जो किडनी रोग के पेशेंट होते हैं ना, कौन से किडनी रोग के जो पेशेंट होते हैं उनको लो प्रोटीन डाइट दिया जाता है। कौन सी डाइट दी जाती है? लो प्रोटीन डाइट यानी कि कम प्रोटीन युक्त डाइट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ऑन्कोलॉजी किस रोग का निदान एवं उपचार है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है तपेदिक, सेकंड ऑप्शन है वक्र रोग, थर्ड ऑप्शन है कैंसर एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा एड्स। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैंसर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑन्कोलॉजी किसका निदान एवं उपचार है? ऑन्कोलॉजी कैंसर रोग का निदान एवं उपचार है। जो तपेदिक होता है ना, इसको हम तपेदिक को क्षय रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षय रोग, यक्ष्मा रोग, और इसे मृत्यु का कप्तान भी बोला जाता है। और इसकी रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो आप लोग को ये बताना है कि दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिसके अलावा सभी भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दूध, सेकंड है ब्रेड, थर्ड है मांस एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा फल। तो आप लोगों को पता है दूध में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ब्रेड में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और फल में भी पाया जाता है। तो किसमें नहीं पाया जाता है? किसमें निम्न मात्रा में पाया जाता है यानी कि कम मात्रा में पाया जाता है? मांस में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाए। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, क्या कार्बोहाइड्रेट है ये हमारा, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना किसमें? मांस में निम्न पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मुर्गी के अंडे डैश ग्राम प्रोटीन होता है। तो आपको ये बताना है कि मुर्गी के अंडे में कितना ग्राम प्रोटीन होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 13.3 ग्राम, सेकंड ऑप्शन है हमारा 13.9 ग्राम, थर्ड ऑप्शन है हमारा 16.9 ग्राम एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा 3.6 ग्राम। तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें दिए हुए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। क्या करना है? जो ऑप्शन दिए हुए है ना उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है वो होता है ओएमआर बेस्ड। ऐसा तो नहीं अगर इस क्वेश्चन का राइट क्लियर आंसर इसमें नहीं दिया ऑप्शन में तो हम अलग से अपना काट के कुछ लिख सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करना है? दिए हुए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना है? अपना आंसर देना है। तो आयोग ने इसका आंसर माना है 13.3 ग्राम। क्या माना है? 13.3 ग्राम।
और टोटल अगर देखा जाए तो आपको गूगल पे या किसी और बुक में ये भी मिलेगा कि मुर्गी के अंडे में कितना 12.9 ग्राम प्रोटीन होता है, कितना 12.9 ग्राम प्रोटीन होता है। और हमें क्या है, ऑप्शन में तो 12.9 ग्राम दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके नियर बाई क्या करेंगे, आंसर लगाएंगे। क्या करेंगे हम, इसके जो नियर बाई होगा ना वो आंसर लगाएंगे। तो इसके नियर बाई सबसे पास में 13.3 ग्राम ही था। और जो मुर्गी का अंडा होता है ना, तो मुर्गी के अंडे का वजन लगभग 50 टू 60 ग्राम होता है। कितना होता है, 50 टू 60 ग्राम होता है। और कहीं कहीं आपको 40 टू 50 ग्राम भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको इस क्वेश्चन का आंसर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है। तो आप लोग को ये बताना है कि वसा या तेल को हम लोग अधिक देर तक गर्म करते हैं तो एक हानिकारक पदार्थ बनता है, वो पदार्थ कौन सा है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, सेकंड ऑप्शन है लिनोलिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है एक्रोलिन एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि एक्रोलिन। तो वसा या तेल को अधिक देर तक हम गर्म करते हैं तो एक हानिकारक पदार्थ जो बनता है, तो क्या बनता है, वो एक्रोलिन बनता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग पूरी कचौड़ी तलते हो तेल में यानी कि बनाते हो, तो अगर तेल ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसमें से क्या होता है, धुआं निकलने लगता है तेल से। तो ब्लैक ब्लैक कलर का जो धुआं होता है वही एक्रोलिन नामक हानिकारक पदार्थ होता है। क्या होता है, एक्रोलिन नामक हानिकारक पदार्थ। और वसा या तेल को हम बार बार एक ही तेल में हम कई बार चीजों को अगर पकाते रहेंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। जैसे आप लोगों ने मिठाई वाली शॉप पे देखा होगा, समोसे वगैरह वो क्या करते हैं, एक ही तेल में पूरे दिन उसी ऑयल में क्या करते रहते हैं, तलते रहते हैं। तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है और इससे कैंसर नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, इससे कैंसर रोग होता है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फाइनोडर्मा रोग, कौन सा, फाइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम, सेकंड ऑप्शन है विटामिन, थर्ड ऑप्शन है आवश्यक वसी अम्ल एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोटीन। तो जो फाइनोडर्मा रोग होता है ना, तो फाइनोडर्मा हमारा आवश्यक वसी अम्ल की वजह से होता है, यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, एसेंशियल फैटी एसिड यानी कि आवश्यक वसी अम्ल की कमी से होता है। और फाइनोडर्मा जो रोग होता है ना, इसमें पीठ में कोहनी पर क्या हो जाता है, छोटे छोटे व्हाइट कलर के दाने हो जाते हैं, रेड एंड व्हाइट कलर के दाने, फुंसी टाइप की हो जाती है। और अगर इनको खुजलाओ ना तो इनमें से क्या होता है, व्हाइट कलर का व्हाइट व्हाइट सा पाउडर सा झड़ता है। और इसे टोन्ड स्किन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टोन्ड स्किन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये। तो फाइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, एसेंशियल फैटी एसिड की कमी से होता है। और इस रोग के लक्षण होते हैं पीठ में, कोहनी पर या जॉइंट्स में क्या होते हैं, फुंसियां हो जाती हैं, रेड कलर के दाने होते हैं। अगर इन रेड कलर के दाने को आप खुजलाते हो तो व्हाइट व्हाइट कलर का पाउडर निकलता है या झड़ता है, और इसे टोन्ड स्किन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि निम्न वसा में से कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है, यानी कि आपको ये बताना है कि हेल्दी फैट कौन सा माना जाता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पशु का वसा, सेकंड ऑप्शन है ट्रांस वसा, थर्ड ऑप्शन है संतृप्त वसा एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा असंतृप्त वसा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो फैटी एसिड फैटी वो होता है ना हमारा हेल्दी फैट। तो हेल्दी फैट किसको मानता है, हेल्दी फैट माना जाता है अनसंतृप्त वसा को, यानी कि अनसैचुरेटेड फैट को। किसको, अनसैचुरेटेड फैट को। और जो अनसैचुरेटेड फैट होता है ना, वो हमारी वनस्पति बीजों से प्राप्त होता है। किससे, वनस्पति चीजों से, बीजों से हमारे प्राप्त होता है। और ये क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड फैट होता है ये हमारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसा, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म। जैसे इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसमें आ जाएगा हमारा तेल आ जाएगा, रिफाइंड आएगा, ऑलिव ऑयल आ जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब तेल फॉर्म में होते हैं ना। तो यही क्या होता है, यही होता है अनसैचुरेटेड फैट यानी कि हेल्दी फैट के अंतर्गत आता है। और इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है म्यूफा, एक होता है प्यूफा। क्या होता है, एक होता है म्यूफा यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है प्यूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। म्यूफा क्या होगा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड प्यूफा होगा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा। आपको ये बताना है कि हमारे शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कब्ज को रोकती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन को रोकती है। सेकंड ऑप्शन है हमारा हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाती है, ये काम तो कैल्शियम करता है, ये काम प्रोटीन नहीं करता है। ठीक है, और दृष्टि को सुधारती है और ये कार्य करता है विटामिन ए। और लास्ट ऑप्शन है ऊतकों की मरम्मत करना।
तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन का कार्य होता है हमारा ऊतकों की मरम्मत करना, यानी कि हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और कब्ज को कौन रोकता है, कब्ज को रोकता कौन है, यानी कि कब्ज से कौन बचाता है, तो कब्ज से फाइबर बचाता है। आपको क्या बचाता है, फाइबर बचाता है। और हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है क्या, कैल्शियम। और दृष्टि को सुधारता है हमारे विटामिन ए। कौन सा, विटामिन ए हड्डियों को सुधारता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, हमारा यही ऑप्शन बचा कि ऊतकों की मरम्मत कौन करता है, प्रोटीन करता है। शरीर में जो विभिन्न क्रियाकलाप के दौरान क्या होता है, विभिन्न कोशिकाएं होती है ना हमारी बॉडी में, सेल से बनी हुई है हमारी बॉडी। तो तंतु होते हैं, यानी कि जो टिश्यू होते हैं ना, उनकी निरंतर टूट फूट होती रहती है हमारी बॉडी में, जिसकी मरम्मत कौन करता है, जिसकी मरम्मत प्रोटीन ही करता है, ठीक है। और हमें जो शरीर को ऊर्जा मिलती है ना, वो ऊर्जा मिलती है हमें किससे मिलती है हमको, उससे कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है हमें ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट से और फैट से। अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारे शरीर में कम है तो क्या करता है शरीर, हमारी ऊर्जा लेना प्रोटीन से स्टार्ट कर देता है। तो अगर प्रोटीन शरीर को ऊर्जा देने का काम करेगा तो टिश्यू की मरम्मत नहीं कर पाता है, ठीक है। तो प्रोटीन का मेन कार्य क्या होता है, प्रोटीन का मेन कार्य होता है ऊतकों की मरम्मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बासी ब्रेड में, किसमें, बासी ब्रेड में आमतौर पर किसका असर होता है, आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है मोल्ड, सेकंड ऑप्शन है कीड़े, थर्ड ऑप्शन है बैक्टीरिया एंड लास्ट ऑप्शन है वायरस। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोल्ड। क्या हो जाएगा, मोल्ड। तो जो बासी ब्रेड पर मोल्ड का असर होता है। और मोल्ड पता है आप लोग कैसे होता है, मोल्ड पतले तार की तरह होता है, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, ठीक है, जो किसमें, नमी और अंधेरे में अधिक पनपते हैं, किसमें, नमी और अंधेरे में बहुत ज्यादा वृद्धि करते हैं। और अधिक बढ़ने पर ये कैसे दिखते हैं, ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के एंड ब्लैक कलर के नजर आते हैं। कैसे, ग्रीन, ब्लू एंड ब्लैक कलर के ये नजर आते हैं। और ये पतले तार जैसे बन जाते हैं। और जैसे इसमें क्या होता है, ये किस में होते हैं आमतौर पे, ये आमतौर पे पनीर में, जैम पर, जेली में, अचार में, मुरब्बा में, डबल रोटी में और ब्रेड में पाया जाता है। जाल टाइप बना लेता है। आप लोगों ने देखा होगा अचार जैसे किसी घर में रखा हो तो अगर उसमें नमी लग जाए तो क्या होता है, व्हाइट व्हाइट कलर का पूरा क्या होता है, मोल्ड छा जाता है पतले पतले तार के समान। तो क्या होता है ये, और ये अगर ज्यादा दिन का हो गया तो ये ग्रीन एंड ब्लैक भी हो सकता है। पहले तो ये व्हाइट कलर का होता है, अगर फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है ना तो ये पहले उसके बाद व्हाइट के बाद ग्रीन होता है, फिर ये हो जाता है ब्लैक कलर का, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मोल्ड होता है। तो ये मोल्ड आपने सबने देखा होगा, स्पेशली अचार में। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि, हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए आपको ये बताना है। यह स्वादिष्ट होता है, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, या थर्ड ऑप्शन दिए हो हमारा, इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी होती है, एंड लास्ट ऑप्शन है इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमें संतुलित आहार इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। क्या, इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें शरीर की के अकॉर्डिंग, किसकी, शरीर की आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। ये क्या कहलाता है, संतुलित आहार, यानी कि बैलेंस डाइट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, भोजन का पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है खमीरीकरण, सेकंड ऑप्शन है अंकुरण, थर्ड ऑप्शन है फोर्टिफिकेशन एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्या कर, कैसे हम पौष्टिक मूल्य बढ़ा सकते हैं अपने भोजन का, खमीरीकरण द्वारा भी बढ़ाते हैं, जर्मिनेशन द्वारा भी बढ़ाते हैं एंड फोर्टिफिकेशन भी द्वारा भी बढ़ाते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, यानी कि इन तीनों क्रिया के दौरान हम क्या करते हैं, अपने भोजन का पौष्टिक मूल्य को बढ़ा सकते हैं। और अंकुरण जो होता है ना, अंकुरण अगर हम करते हैं तो अंकुरण करने से पाचनशीलता बढ़ती है और विटामिन बी की वृद्धि होती है। किसकी, विटामिन बी एंड विटामिन सी की वृद्धि होती है और पाचनशीलता भी बढ़ जाती है। यही खमीरीकरण के साथ भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, मेरास्मस बीमारी पाई जाती है क्या, मेरास्मस बीमारी पाई जाती है। तो ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है 6 मास से कम आयु के बच्चों में, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे में, या 2 वर्ष से कम के आयु के बच्चे में, या 5 वर्ष से कम के बच्चे में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि मेरास्मस नामक बीमारी 1 वर्ष से कम के बच्चों में पाई जाती है। और यह बीमारी जो होती है ना, कैलोरी, ऊर्जा की कमी से होती है। किसकी, ऊर्जा की कमी से
यह बीमारी होती है कैलोरी और ऊर्जा कमी से। इसमें बच्चा कैसा हो जाता है, इसमें बच्चा कंकाल की तरह हो जाता है, एकदम उसकी हड्डी हड्डी दिखाई देने लगती है। जैसे सूखा रोग नहीं हो जाता बच्चों को मरासमस में, तो कैसा होता है, एकदम बच्चों की क्या हड्डियां दिखाई देने लगती है। तो ये क्या होता है, प्रोटीन और उसकी ऊर्जा की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, मोस्टली ऊर्जा की कमी से मैरास्मस नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कपड़े की खरीदारी के लिए, क्या कपड़े की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है प्रातः यानी कि सुबह, सेकंड ऑप्शन है दोपहर बाद, थर्ड ऑप्शन है शाम एंड लास्ट ऑप्शन है रात्रि। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि दोपहर बाद। तो कपड़ों की खरीदारी के लिए जो दिन का समय उपयुक्त होता है ना, वो होता है दोपहर बाद। क्यों होता है, क्योंकि दोपहर बाद का समय ऐसा होता है ना कि उस टाइम पे बाहर की रोशनी में हम अपनी चीजों को देख सकते हैं। और शाम के टाइम में अगर कोई सामान लेता है तो शाम के टाइम पे वो लोग शॉप पे इतनी ज्यादा लाइटिंग कर देते हैं ना कि जो कपड़ों की रियल वाला कलर होता है ना, वो हमें समझ भी नहीं आता है कि रियल कलर है क्या। और कपड़ों को खरीदते समय शॉप पर तो देखें ही देखें, क्या करना है आपको, उसके शॉप के बाहर भी जाके लाइट, थोड़ा मतलब लाइट से बाहर जाके, जो नेचुरल लाइट होती है ना हमारी सन वाली, उसमें भी कपड़े को देखना है कि कपड़े का कलर वास्तव में है क्या। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग कपड़े खरीद के लाते हो, आप लोगों को वहां तो बहुत अच्छा लगता है शॉप पे, लेकिन जब आप घर लेके आते हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो आपको शॉपिंग अक्सर कब करनी चाहिए, आपको शॉपिंग दोपहर के बाद करनी चाहिए, शाम के पहले और दोपहर बाद करनी चाहिए, और रात्रि में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लाइटिंग इतनी ज्यादा होती है, एकदम बेकार से बेकार कपड़ा भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन में पूछा हुआ है निम्न में से कौन प्राकृतिक रंग नहीं है, जहां नहीं दिया वहां आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है नील, सेकंड ऑप्शन है मेहंदी, थर्ड ऑप्शन है हल्दी एंड लास्ट ऑप्शन है सल्फर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक रंग, नील प्राकृतिक रंग होता है हमारा, मेहंदी भी पत्तियों से प्राप्त होती है, प्राकृतिक रंग होती है, हल्दी भी हमारी प्राकृतिक होता है। कौन सा प्राकृतिक रंग नहीं होता है, सल्फर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो सल्फर होता है ना, पानी में अघुलनशील होता है, कैसा होता है, जल में अघुलनशील होता है। और इन्हें घोलने के लिए रिडक्टिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं, किसका, रिडक्टिंग एजेंट का प्रयोग करना पड़ता है। इससे रंग क्या हो जाता है, इससे जो कलर होता है ना, रेशे के भीतर तक प्रवेश कर पाते हैं अगर हम रिडक्टिंग एजेंट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्लियर आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो सल्फर कलर होता है ना, सल्फर डाई, सल्फर जो रंग होता है ये मोस्टली सेलुलोज के लिए ज्यादा अच्छा होता है, किसके, सेलुलोज फाइबर के लिए ज्यादा अच्छा होता है। जैसे इसमें हो गया हमारा कॉटन और लिनन, क्या, कॉटन और लिनन के लिए ज्यादा फायदा होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्याख्यान व्याख्यान प्रदर्शन यानी कि लेक्चर मेथड, तो व्याख्यान प्रदर्शन तरीके से यह हासिल किया जा सकता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्दृष्टि, सेकंड ऑप्शन है अनुकूलन, थर्ड ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि अंतर्दृष्टि। इसको हम इनसाइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, इनसाइट भी कहते हैं। तो व्याख्यान प्रदर्शन यानी कि लेक्चर प्रदर्शन के द्वारा तरीके से हम क्या हासिल कर सकते हैं, अंतर्दृष्टि हासिल कर सकते हैं। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रसव के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है 2 घंटे बाद, सेकंड ऑप्शन है तत्काल, थर्ड ऑप्शन है जब उसमें स्पंदन रुके एंड लास्ट ऑप्शन है चाहे जब। तो प्रसव के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद आपको शिशु की नाल को कब काटना चाहिए, जब उसमें स्पंदन रुक जाए तब शिशु की नाल को काटना चाहिए, ठीक है। प्रसव के थोड़ी देर बाद जब उसमें स्पंदन रुक जाता है तो इसे नाभि से थोड़ी ऊपर काट दिया जाता है, कैसे, नाभि से थोड़ा ऊपर कट लगाते हैं, कट करते हैं नाभि नाल को। तो बाद में सूखकर 8 से 10 दिनों में अलग हो जाती है, कब तक, 8 से 10 दिनों में सूखकर अलग हो जाती। और गर्भनाल क्या करती है, माँ और बच्चे को जोड़ने का काम करती है, किससे, माँ को बच्चे से जोड़ने का काम करती है, गर्भनाल करती है। इसी के द्वारा ही बच्चे को माँ के द्वारा पोषण दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का क्या कारण है, आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है श्वासवरोध, सेकंड ऑप्शन है जन्मजात असामान्यताएं, थर्ड ऑप्शन है पूर्णकालिक एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जो 4 सप्ताह यानी कि 1 मंथ में होने वाली शिशु मृत्यु दर का कारण है ना, वो श्वासरोध भी होता है, जन्मजात असामान्यताएं होती हैं, मतलब ठीक से डिलीवरी नहीं हो पाती है, जन्म के समय ही बच्चे में कुछ ऐसी खराबी हो जाती है, मतलब कहें तो बच्चे में कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है
कि जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। पूर्णकालिक हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। नहीं पे ज्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है। क्या बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वंशानुक्रम, यानी कि हेरिडिटी। सेकंड ऑप्शन है धार्मिक मान्यताएं। थर्ड ऑप्शन है व्यवसाय एंड लास्ट ऑप्शन है प्रजाति विभिन्नता। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि धार्मिक मान्यताओं पर बुद्धि का विकास प्रभावित नहीं होता है। वंशानुक्रम पे बुद्धि का विकास प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। व्यवसाय पे भी जो जिस तरह का व्यवसाय करता है उस पे उसकी बुद्धि का विकास उसी तरह से होता है। और जो प्रजातीय विभिन्नता भी पाई जाती है, क्या नहीं पाया जाता? यानी कि धार्मिक मान्यता से बुद्धि का जो विकास है वो प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग ये जरूर बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है काली खांसी डैश से होती है। आपको ये बताना है कि काली खांसी किससे होती है। इसमें ऑप्शन दिए हैं एन मेनिंजाइटिस, सेकंड ऑप्शन है एम न्यूमोनिया, थर्ड ऑप्शन है एस पायोजीन्स एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा बी पर्ट्यूटिस। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली खांसी हमसे किससे होती है? बी पर्ट्यूटिस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्ट्यूटिस, ठीक है। तो काली खांसी किससे होती है? पर्ट्यूटिस से होती है, पर्ट्यूटिस नामक जीवाणु। और इसके लिए एक टीका लगाया जाता है MMR का। किसका टीका लगाया जाता है? MMR का, यानी कि मीजल्स मम्स रूबेला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का डैश है। आपको ये बताना है कि डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं खाना संबंधी विकार, सेकंड ऑप्शन है सोने या नींद संबंधी विकार, थर्ड ऑप्शन है गुणसूत्र असामान्यता एंड लास्ट ऑप्शन है व्यवहारात्मक समस्या। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि गुणसूत्र असामान्यता क्या कहलाता है? डाउन सिंड्रोम का एक प्रकार है। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है ना, डाउन सिंड्रोम शरीर में क्रोमोसोम की असामान्य संख्या की वजह से होता है। किसकी असामान्य संख्या की वजह से होता है? क्रोमोसोम की, ठीक है, असामान्य संख्या की वजह से होता है। इसमें क्या होता है? इनमें 23 क्रोमोसोम तो उसके अंदर माँ के होते हैं। किसके? 23 होते हैं माँ के, और 23 ही होते हैं पिता के। कितने? 23 होते हैं पिता के। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 23 हमारा 46। और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों में क्या होता है कि इनमें 47 गुणसूत्र आ जाते हैं। कितने? 47 गुणसूत्र आ जाते हैं, यानी कि एक बढ़ जाता है। तो डाउन सिंड्रोम का मतलब ये नहीं कि एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा, डाउन दिया हुआ था, बल्कि नहीं, क्या होगा? एक क्या होगा? बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको? तो उनमें क्या हो जाता है, ऐसे जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनमें 47 गुणसूत्र आ जाते हैं। कितने गुणसूत्र आ जाते हैं? 47 गुणसूत्र आ जाते हैं, 46 के बजाय। तो ये क्या होता है? ये गुणसूत्र असामान्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? आप ये जरूर बताइएगा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत सरकार का राष्ट्रीय आजीविका मिशन क्या? भारत सरकार का राष्ट्रीय आजीविका मिशन किसके द्वारा चलाया जाता है? आपको ये बताना है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय एंड लास्ट ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कौशल विकास मंत्रालय। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। क्या हो जाएगा? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय। तो भारत सरकार की राष्ट्रीय आजीविका मिशन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें गरीब और जो ग्रामीण लोगों को होते हैं ना, उसको रोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। क्या? आजीविका है ना, तो आजीविका में क्या किया जाएगा? रोजगार के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? यह गरीब लोगों को स्वरोजगार करने के लिए, क्या? स्वरोजगार करने एवं स्वयं सहायता समूह को संचालित करवाता है। क्या करता है? कि लोग क्या कर सके? स्वरोजगार अपना कर सके और स्वयं सहायता समूह को संचालित कर सके। ठीक है, क्लियर है आपको इस क्वेश्चन का आंसर? आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, किसका? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? क्या आपको बताना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम चिकित्सा अधिकारी, सेकंड ऑप्शन है द्वितीय चिकित्सा अधिकारी एंड थर्ड ऑप्शन है तृतीय चिकित्सा अधिकारी एंड लास्ट ऑप्शन है चिकित्सा निरीक्षक।
तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि प्रथम चिकित्सा अधिकारी। क्या ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है प्रथम चिकित्सा अधिकारी। क्लियर है आपको इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है। क्या आपको ये बताना है कि कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई कितनी होगी। ऑप्शन दी हूँ इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 7 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और कोहनी से घुटने में तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। आपको ये ध्यान रखा है कौन सी पट्टी बांधी जाती है, तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। और सैद्धांतिक रूप से जो पट्टियां होती है ना, दो प्रकार की होती है। कैसी, सैद्धांतिक रूप से, आपको ये ध्यान रखना है किससे, सैद्धांतिक रूप से पट्टियां जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो होती है तिकोनी पट्टी और दूसरी होती है कौन सी, लंबी पट्टी। कौन सी, लंबी पट्टी। एक तो वही तिकोनी पट्टी सैद्धांतिक रूप से और एक होती है लंबी पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम जीविका प्रदान करेगी, किसको जीविका प्रदान करेगी। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रामीण लोगों को, सेकंड ऑप्शन है ग्रामीण और शहरों दोनों को, थर्ड ऑप्शन है ग्रामीण घर गृहस्थी को एंड लास्ट ऑप्शन है काम कर रहे ग्रामीण लोगों को। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम है ना, वो जीविका प्रदान करेगी किसको, ग्रामीण लोगों को। किसको जीविका प्रदान करेगी, ग्रामीण लोग। अच्छा, आप लोगों को एक चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी कार्यक्रम स्टार्ट होता है तो मोस्टली किसके लिए होता है, ग्रामीण लोगों के लिए होता है। किसके लिए होता है, ग्रामीण लोगों के लिए ही कोई भी कार्यक्रम स्टार्ट होता है। ठीक है। और इसका नाम क्या था पहले, नरेगा था। क्या नाम था इसका पहले, नरेगा नाम था, नरेगा। ठीक है, क्या नाम था इसका, नरेगा नाम था। बाद में इसका नाम कर दिया गया मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी इसमें और जुड़ गया। ठीक है, क्या कर दिया गया इसका नाम, मनरेगा। ठीक है, तो नरेगा जो है ना, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो नरेगा की फुल फॉर्म क्या थी पहले, जो हमारा नरेगा था, क्या था हमारी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बाद में इसे कर दिया मनरेगा नाम। क्या कर दिया, मनरेगा, यानी कि एम इसमें जुड़ गया। तो ये एम का मतलब था हमारा महात्मा गांधी। क्या था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, क्या था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट देन गारंटी एक्ट। ठीक है, क्लियर है आपको ये। और आप लोगों को ये जरूर बता दो कि जो भी इससे इंपॉर्टेंट जुड़े हुए फैक्ट है ना, आप उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल। कई बार एग्जाम में मनरेगा की फुल फॉर्म पूछी भी गई है। ठीक है, और इसे पता है आपको, इसे 23 अगस्त 2005 को, कब, 23 अगस्त 2005 को संसद में पारित किया गया। किसमें, संसद में पारित किया गया 23 अगस्त 2005 को। और इसे 2 फरवरी 2006 को लागू शुरू किया गया। कब, 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया। ठीक है, क्लियर है आपको ये। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम किसको जीविका प्रदान करती है, ग्रामीण लोगों को। पहले इसका नाम था नरेगा, बाद में इसका नाम पड़ा मनरेगा। और इसे 23 अगस्त 2005 को संसद भवन में पारित किया गया था। फिर 2 फरवरी 2006 से इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जन्म के समय, किसके, जन्म के समय लड़कों के हृदय की धड़कन की दर कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन दिए इसमें 130 मिनट, सेकंड ऑप्शन है 150 मिनट, थर्ड ऑप्शन है 110 मिनट एंड लास्ट ऑप्शन है 40 यानी कि 40 मिनट। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि 130 130 मिनट। तो जन्म के समय जो लड़कों की हृदय की धड़कन होती है ना, वो कितनी होती है, 130 मिनट होती है। कई जगह पे आप ये, आपको ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, ये आपको 130 से लेकर 150 तक भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि थकान की स्थिति में, किसमें, थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, सेकेंड ऑप्शन है मैलिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है एसिटिक अम्ल एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि लैक्टिक एसिड। तो जब थकान हो जाती है ना, तो हमारी कोशिकाओं में कौन सा अम्ल इकट्ठा हो जाता है, हमारी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, जिस कारण हमें थकान महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है खेल है
आपको ये बताना है कि खेल क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है वह क्रिया जिसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता। सेकंड ऑप्शन है वह क्रिया जो आनंदप्रद है। थर्ड ऑप्शन है वह क्रिया जो समयबद्ध हो, यह आवश्यक नहीं है। एंड लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो खेल यानी कि गेम क्या है? गेम एक वह क्रिया होती है जिसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। हम किसी उद्देश्य से तो गेम खेलते नहीं है। हम किसके लिए गेम खेलते हैं? हम अपने आनंद यानी कि हम अपने इंजॉयमेंट के लिए गेम खेलते हैं। और यह क्रिया समयबद्ध हो, यह आवश्यक नहीं। हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि हम 1 घंटे के लिए गेम खेलेंगे। हमारा अगर मन है तो हम 4 घंटे भी खेल सकते हैं, हमारा अगर मन नहीं है तो हम बिल्कुल भी नहीं खेलते। तो ये किसके लिए गेम खेलते हैं? हम गेम खेलते हैं हम अपने इंजॉयमेंट के लिए यानी कि अपने आनंद के लिए। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बोलने के पूर्व क्या है, यानी कि बोलने से पहले बालक इस भाषा का उपयोग करते हैं। किस भाषा का प्रयोग करते हैं बालक? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है तुतलाना। सेकंड ऑप्शन है बलबलाना। थर्ड ऑप्शन है एक शब्द। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा सांकेतिक भाषा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि सांकेतिक भाषा। तो बोलने के पूर्व यानी कि बोलने के पहले बालक क्या करता है? बालक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। किसका? सांकेतिक भाषा का प्रयोग। आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चों को, अगर उन्हें कोई चीज चाहिए होगी ना तो उसकी तरफ इशारा करेंगे। जैसे कि शॉप पे ले जाओ बच्चों को और कोई सामान दिलवाना तो उनसे पूछो तो ऑटोमेटिक वो जाके चीज की तरफ क्या करते हैं? इशारा करते हैं कि मुझे यही चीज चाहिए। अगर ना दिलाओ तो वो क्या करते हैं? ना दिलाओ तो जमीन पे लौट जाते हैं या रोने लग जाते हैं। तो क्या होता है? बोलने के पूर्व बालक किस भाषा का प्रयोग करता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि प्राकृतिक प्रसव को क्या कहते हैं, यानी कि नेचुरल डिलीवरी को क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्वाभाविक प्रसव। सेकंड ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंटल प्रसव। थर्ड ऑप्शन है कृत्रिम प्रसव। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा जटिलतापूर्ण प्रसव। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि स्वाभाविक प्रसव। तो प्राकृतिक प्रसव को क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रसव को हम स्वाभाविक प्रसव भी कहते हैं। तो आप लोग ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्लास कैसे लगी, आपको मेरा क्वेश्चन समझाने का तरीका अच्छा लगा या नहीं लगा। आपको जो इस क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताती हूँ वो आपको समझ में आते हैं या नहीं आते, क्योंकि पता है आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, आप लोग ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।